पेंथर उसे रिंग पहनाता उससे पहले ही पेंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पूर्वी ने हंसकर कहा, पहले फोन सुन लो। पेंथर ने कहा, तुमसे जरूरी कुछ भी नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे अकेलेपन को अपने प्यार से भर दो। पेंथर पूर्वी को रिंग पहनाता उससे पहले ही फिर से उसका फोन रिंग हुआ। पूर्वी ने बोला, पेंथर मैं कहीं नहीं जा रही, तुम पहले फोन सुन लो। पेंथर ने कहा, वादा करो मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाओगी। पूर्वी ने अपना हाथ पेंथर के हाथ पर रखकर कहा, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। पूर्वी का कन्फेशन सुनकर पेंथर खड़ा हो गया और उसने अपना फोन चेक किया तो वह राजवीर का कॉल था। पेंथर ने फोन उठाकर कहा, सीनियर क्या हुआ? जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था पेंथर की आंखें फैलती जा रही थी। पार्टी हॉल में इतना कुछ हो गया था और पेंथर पूर्वी को खबर भी नहीं थी। पेंथर ने पूर्वी को देखकर कहा, पूर्वी शिवाय को गोली लग गई। और पेंथर बिना वहां रुके भागता हुआ घर की तरफ गया। पूर्वी आगे बढ़ती उससे पहले ही किसी ने पूर्वी के मुंह पर रुमाल रख दिया और पूर्वी वहीं बेहोश हो गई। वही यह नजारा देखकर सरफराज, रणविजय सिंह राणा, अजय, अभय और बलराज पांचों ही बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था उन्होंने दोनों परिवार की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। अपनी खुशी पर वो बहुत खुश थे। बेशक गोली हर्षवर्धन को नहीं लगी लेकिन शिवाय भी इस घर में कम अहमियत नहीं रखता था। सरफराज तो हंसकर बेहाल हो गया था। उसने टेबल पर हंसते हुए हाथ मारकर कहा, क्या बात है? सोचा था हर्षवर्धन मारेगा लेकिन जरा देखो हर्षवर्धन को तो तिल तिल कर मरना है। अपने भतीजे को कंधा देकर रोज एक मौत मरेगा। रणविजय सिंह राणा ने भी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, हर्षवर्धन को लगता था कि वह मुझे जीत जाएगा। शिवाय को लगता था कि मेरा कॉलर पड़कर वो कहीं का तीसमार खान बन गया। लेकिन जरा देखो आज उसकी खुद की जान पर बनाई। अब मैं आराम से राजपूत हवेली पर राज करूंगा। शौर्य का सारा बिजनेस पूरी तरह से हड़प लूंगा और वरदान वह तो बस अपनी बेटी को विधवा होता हुआ देखेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। कहीं न कहीं नैना कपूर को यह सब गलत लग रहा था। नैना गुस्से में खड़ी होकर बोली, तुम सब ने यह नहीं बताया कि तुम सब उन लोगों पर गोलियां चलवाने वाले हो। तुम लोगों को नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही हो गया? क्या किसी को हराने के लिए मारना जरूरी है? सरफराज पहले ही नैना कपूर की खूबसूरती को लेकर बहुत अट्रैक्ट हो रहा था और अब उसने को देखकर और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। सरफराज की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वह भी बस 40 साल का ही था। सरफराज ने नैना कपूर को देखकर बड़े प्यार से कहा, तुम्हें डर लग रहा है? इस पर नैना ने सरफराज की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, कुछ तो शर्म करो सरफराज, किसी को मारना लड़ाई नहीं कहलाती। बात तो तब थी जब तुम सब उन्हें बिना गोली चलाए हरा कर दिखाते, उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय करते, उन्हें उनकी बीवियों से दूर करते, लेकिन तुमने तो लड़ाई एक झटके में ही खत्म करने की सोच ली। सरफराज नैन कपूर को लेकर काफी इम्प्रेस हो रहा था। सरफराज ने कहा, तो ठीक है, अब हम तुम्हारे हिसाब से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जैसा तुम चाहते हो वैसे ही उन लोगों को हराएंगे। नैना कपूर सरफराज की बातों को समझ रही थी। नैना कपूर ने फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ देखा था, इसलिए वह इंसान की नजर देखते ही पहचान जाती थी कि आखिर वह उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नैना कपूर ने गुस्से में सरफराज को पॉइंट करके कहा, अपनी औकात में रहो सरफराज, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो और यह जो तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाने की कोशिश कर रहे हो, इन सब से मैं बहने वाली नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तुम सपने बहुत गलत देख रहे हो। सरफराज प्यार से बात करता और नैना कपूर इतनी ही गुस्से से उसे जवाब देती। उन दोनों की बहस देखकर रणविजय सिंह राणा अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, तुम दोनों शांत हो जाओ, ये सब करना जरूरी था? आखिर उनके अंदर हमारा डर होना चाहिए, उनके अंदर डर होना चाहिए कि अगर वह हमसे टकराएंगी तो हम हर हद पार कर देंगे। रणविजय सिंह राणा ने फिर नैना की तरफ देखकर कहा, रही बात तुम्हारा तरीका अपनाने की तो वह तरीका भी अपनाएंगे। इस वक्त रघुवंशी परिवार बिखर गया है और उस परिवार को एक और चोट की जरूरत है। अगर हम इस वक्त उसके बिजनेस पर अटैक करेंगे तो बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं है। हर्षवर्धन की हालत खराब हो चुकी है, विराज को गोली लग चुकी है, शिवाय के बचने की उम्मीद नहीं है। बच्चा दिव्यांश अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए अब अगला प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, सीधा उनके बिजनेस पर वार करना होगा। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने किसी को कॉल करके कहा, ये सही टाइम है, अपना इन्वेस्टमेंट वापस मांग लो। रणविजय सिंह राणा की बात सुनकर नैना कपूर को कहीं ना कहीं तसल्ली हुई। नैना कपूर जैसी भी थी लेकिन वह अपनी लड़ाई में खून खराबा नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वापस आने के सारे रास्ते बंद थे। ना चाहते हुए भी नैना कपूर उनके ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और पेंथर जैसे तैसे शिवाय और विराज को अस्पताल लेकर गए। हर्षवर्धन को संभालना मुश्किल हो रहा था। शिवाय और विराज हॉस्पिटल में एडमिट थे। रूही और आर्या भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। विराज के हाथ की पट्टी हो चुकी थी लेकिन वह बेहोश था। वहीं शिवाय का ऑपरेशन चल रहा था। हर्षवर्धन कॉरिडोर में बैठा हुआ था, वहीं राजवीर और दिव्यांश भी थे। दूसरी तरफ सांझ भी अस्पताल में एडमिट थी। सांझ के पैर में और सिर में चोट लगी हुई थी और शौर्य भी वही था। शौर्य ने डैनी को स्ट्रिक्टली बोला था कि राजावत हाउस की सिक्योरिटी और बढ़ा दे और किसी भी औरत को बाहर न जाने दे। राजवीर एक बार रूही को जाकर देखता और एक बार हर्षवर्धन के पास आता। 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन हर्षवर्धन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दिव्यांश कब से हर्षवर्धन के पास बैठा हुआ उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर्षवर्धन जैसे अपने होश में ही नहीं था। न तो हर्षवर्धन की आंखों में आंसू थे और न ही हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई भाव था। हर्षवर्धन को देखकर दिव्यांश का जी अंदर ही अंदर फट रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी वाले दिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दिव्यांश भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल रहा था। वही राजवीर रूही का हाथ पकड़े बैठा था। रूही को होश अभी तक नहीं आया था। तभी डॉक्टर रूही का चेकअप करने आए तो राजवीर ने कहा, क्या हुआ है रूही को? किसी का होश क्यों नहीं आ रहा? इस पर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राजवीर, आपकी बीवी को सदमा लगा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर अपनी बात बोलकर चला गया। वही राजवीर अब भी रूही के चेहरे को देख रहा था।
राजवीर ने रूही का हाथ पकड़कर अपने माथे पर लगाकर कहा, उठ जाओ रूही, मैं सबको अकेला नहीं संभाल सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उठ जाओ रूही। वही वरदान और वंशिका भी आर्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। आर्या को भी होश नहीं आया था। शौर्य भी सांझ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। सांझ की माथे की पट्टी हो गई थी, उसके पैर में भी पट्टी थी। शौर्य चाहता था जैसे तैसे सांझ को होश आ जाए, लेकिन सांझ को होश आ ही नहीं रहा था। सुबह के 6 बजे बज गए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में अभी शिवाय का ऑपरेशन चल रहा था। शिवाय की सर्जरी को 2 घंटे हो गए थे। हर्षवर्धन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। हर्षवर्धन आंखें बंद करता तो उसे बार बार वही मंजर याद आता, जब शिवाय ने उसे गले लगाकर घुमा दिया था और गोली सीधा शिवाय को जाकर लगी थी। राजवीर भी अब हर्षवर्धन के पास आ गया था। दिव्यांश भी कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट हुआ। दिव्यांश भी रोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में पानी अपने आप ही गिर रहा था। दिव्यांश की आंखें लाल हो गई थी। तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट हुआ। दिव्यांश ऐसे ही फोन को सुन रहा था। दिव्यांश की आंखें हैरानी से फैल रही थी। दिव्यांश ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा, जो इस वक्त किसी भी डिसीजन पर पहुंचने की हालत में नहीं था। दिव्यांश राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे एक साइड में ले जाते हुए कहा, राजवीर, हमारे इन्वेस्टर पैसा मांग रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना होगा, क्या तुम यहाँ सब कुछ संभाल लोगे? राजवीर ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, शिवाय को होश आते ही चाचू भी ठीक हो जाएंगे, तुम जाकर बिजनेस पर ध्यान दो और अपने साथ पेंथर को भी ले जाओ। देखो दिव्यांश, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा, अगर हम सब बिखर गए तो कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तुम अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाओ। मैं जानता हूँ ये सब उस रणविजय सिंह राणा का किया धरा है, अब उससे फाइट बैक का टाइम आ गया है। तुम्हें बिजनेस को संभालना होगा और तुम फिक्र मत करो, शिवाय को कुछ नहीं होगा, हमारा परिवार फिर से हंसी खुशी साथ में रहेगा। राजवीर के दिलासा देने से दिव्यांश काफी हद तक समझ गया और उसने एक बार फिर राजवीर को गले लगाकर कहा, राजवीर प्लीज मेरे चाचू को अकेला मत छोड़ना, मैं जा रहा हूँ। राजवीर ने कहा, अब वह सिर्फ तुम्हारे चाचू नहीं है, मेरे भी है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। दिव्यांश ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और फिर वहां से चला गया। पेंथर भी दिव्यांश के पीछे पीछे चला गया। राजवीर इस वक्त अकेला पड़ गया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था वह सबको कैसे संभालेगा। ना तो आर्या को होश आया था और ना ही सांझ को, और रूही उसे किस बात का सदमा लगा था, ये सोचकर राजवीर का दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर की गेट खुल गए। हर्षवर्धन उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर को देखने लगा और डॉक्टर ने पलके झपका कर कहा, शिवाय खतरे से बाहर है, लेकिन गोली तो शरीर के आर पार हो गई है, इसीलिए उसे ठीक होने में कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि उन्हें किसी चीज का स्ट्रेस ना हो, बाकी उन्हें शाम तक होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखों से एक आंसू गिर गया। हर्षवर्धन खुद को संभाल नहीं पा रहा था और तभी राजवीर ने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, चाचू सब कुछ ठीक हो जाएगा, शिवाय को कुछ नहीं हुआ, आपने सुना ना, डॉक्टर ने कह दिया है कि वह खतरे से बाहर है, बस कुछ महीने में हमारा शिवाय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, राजवीर, मेरे शिवाय ने कहा था कि उसे घबराहट हो रही है, लेकिन मैंने शिवाय की बातों को इग्नोर कर दिया। अगर उस वक्त शिवाय की बात मान लेता तो मेरा शिवाय यहाँ अस्पताल में नहीं पड़ा होता। राजवीर ने कहा, चाचू खुद को संभालिए, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। आप भी जानते हैं अगर शिवाय ने आपको टूटे हुए देखा तो वह इस हालत में भी आप पर गुस्सा करेगा, तो आप खुद को संभाल लीजिए। वही रजावत हाउस में दृष्टिहीन सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी डैनी उनके पास आकर बोला, सब कुछ ठीक है, शिवाय का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। राजवीर का कॉल आया था, बहुत जल्दी उसे होश भी आ जाएगा। ये सुनकर हीर ने हाथ जोड़कर अपने बाल गोपाल का धन्यवाद किया। वही दिव्यांश और पेंथर इन्वेस्टर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सारे इन्वेस्टर विजय सिंह के कहने पर रघुवंशी इंडस्ट्रीज में लगाए हुए पैसे की डिमांड कर रहे थे। दिव्यांश और पेंथर दोनों ही लोगों को समझा रहे थे और तभी पेंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पेंथर ने पहले तो फोन इग्नोर कर दिया, लेकिन पेंथर का फोन कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा था। पेंथर ने फोन उठाया और जैसे ही उसने सामने वाले की बात सुनी, उसकी आंखें हारने से फैल गई। पेंथर कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट हो गया। पेंथर ने दिव्यांश की तरफ देखा जो अभी इन्वेस्टर से बात कर रहा था। पेंथर ने धीरे से दिव्यांश के कान में कहा, दिव्यांश सर, बहुत इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। दिव्यांश ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा, यहाँ से ज्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है? इस पर पेंथर ने कहा, समझने की कोशिश कीजिए, सच में बहुत इमरजेंसी है, आपको बता नहीं सकता, मैं राजवीर को कॉल करता हूँ, वो यहाँ आ जाए। इतना कहकर पेंथर ने ही दिव्यांश की तरफ नहीं देखा और जल्दी से रघुवंशी इंडस्ट्रीज से निकल गया। पेंथर के चेहरे पर पसीना आ रहा था, ऐसा लग रहा था इस वक्त पेंथर को भी किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पेंथर गाड़ी में बैठा, उसने अपनी गाड़ी स्टॉप की और राजवीर को कॉल कर दिया। 2 रिंग में राजवीर ने कॉल रिसीव कर लिया। पेंथर ने कहा, राजवीर जहाँ कहीं भी हो दिव्यांश के पास चले जाओ, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इस वक्त दिव्यांश को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। चाचू समझदार है, संभल जाएंगे, लेकिन दिव्यांश वो वहाँ अकेला इन्वेस्टर से लड़ रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज ऑफिस चले जाओ, सर को इस वक्त तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। राजवीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही पेंथर ने फोन कट कर दिया और अपनी गाड़ी में गियर चेंज करके गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वही हर्षवर्धन शिवाय के पास बैठा था और शिवाय को होश नहीं था। राजवीर के पैर में भी इस वक्त बहुत ज्यादा चोट थी, लेकिन राजवीर ने ऐसे ही पट्टी करवा कर अपनी चोट को इग्नोर कर दिया। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, मुझे ऑफिस जाना होगा चाचू, उम्मीद करता हूँ कि आप संभल जाएंगे। हर्षवर्धन ने अभी शिवाय का हाथ पकड़ा हुआ था और उसने एक नजर राजवीर को देखकर कहा, तुम जा सकते हो।
हर्षवर्धन को अब तक नहीं पता था कि दिग्विजय सिंह ने घर के साथ साथ उनकी बिजनेस पर भी वार किया है, और न ही दिव्यांश ने उन्हें इस वक्त बिजनेस के बारे में बताया था। राजवीर ने अब वक्त नहीं गवाया और सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। राजवीर जब ऑफिस पहुंचा तो दिव्यांश अकेला ही इन्वेस्टर को संभालने की कोशिश कर रहा था। दिव्यांश को इतना तो समझ आ गया कि वह इन्वेस्टर जानबूझकर उससे पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि वह सब समझ गए कि इस वक्त रघुवंशी फैमिली पर अटैक हुआ है और अब वह इन्वेस्टर इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। उनके दुश्मनों ने एक और अटैक रघुवंशी फैमिली पर कर दिया। राजवीर ने कॉन्फ्रेंस रूम में सबको चिल्लाते हुए देखा तो दिव्यांश के पास गया और एकदम चिल्लाकर बोला, आप सबके चिल्लाने से क्या पैसे वापस आ जाएंगे? राजवीर की बात सुनकर सारे इन्वेस्टर चुप हो गए। राजवीर ने फिर एक को देखकर कहा, आप सभी जानते हैं कि हमारी फैमिली पर अटैक हुआ है और इस वक्त आप हमारा साथ देने की बजाय, हमारे साथ सिंपथी रखने की बजाय अपना पैसा मांग रहे हैं। आप तो अपना पैसा ऐसे मांग रहे हैं जैसे डूब ही जाएगा। आज से पहले क्या रघुवंशी इंडस्ट्रीज में लगाया हुआ पैसा डूबा है? नहीं ना। सारे इन्वेस्टर राजवीर की शक्ल देख रहे थे। सबके पास जवाब नहीं थे। वह सब तो दिग्विजय सिंह जी के कहने पर वहां अपना पैसा मांगने आ गए थे। ऐसा नहीं था सारे इन्वेस्टर पैसा मांग रहे थे, कुछ इन्वेस्टर बस वहां तमाशा देखने आए थे। राजवीर को बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, उसने तो अभी ही बिजनेस ज्वाइन किया था। लेकिन दिव्यांश उसका तरीका अलग था, वह अच्छे से अच्छा बिजनेस आराम से हैंडल कर लेता था। लेकिन दिव्यांश का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वह इन्वेस्टर को शांत नहीं करवा पा रहा था। लेकिन राजवीर ने जब इन्वेस्टर को शांत देखा तो दिव्यांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दिव्यांश अपने दिमाग को शांत करो और आराम से तसल्ली से इनको समझाओ, ये लोग समझ जाएंगे। दिव्यांश ने सारे इन्वेस्टर को देखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे हर्षवर्धन का चेहरा दिखाई दिया और उसके कानों में कुछ आवाज गूंजी, मेरा दिव्यांश मेरा फेवरेट है, वह हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन के दिल में दिव्यांश की एक अलग ही जगह थी। ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन अपने किसी भी भतीजे से कम प्यार करता था, लेकिन दिव्यांश को सबसे ज्यादा समझदार समझता था। दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और इन्वेस्टर को देखकर बातें करने लगा। जैसे जैसे दिव्यांश बोल रहा था वह सारे इन्वेस्टर शांत होते जा रहे थे। दिव्यांश इस वक्त अकेला था, लेकिन कहीं ना कहीं राजवीर उसके पीछे खड़ा था, उसे सपोर्ट कर रहा था। दिव्यांश ने राजवीर का सपोर्ट पाकर सारे इन्वेस्टर को शांत करवा दिया। वहीं दूसरी तरफ पेंथर ने गाड़ी राजपूत हवेली के बाहर रोकी। पेंथर ने जल्दी से बाहर आया और उसने गुस्से में गाड़ी का गेट बंद किया और भागता हुआ राजपूत हवेली के अंदर गया। लेकिन जैसे ही उसने राजपूत हवेली के हाल में एंटर किया, उसके मुंह पर एक पंच आकर लगा और पेंथर जमीन पर गिर पड़ा। पेंथर जैसे ही उठा, सामने रणविजय सिंह राणा अपने में चेयर पर बैठा हुआ था और एक बॉडीगार्ड ने पेंथर के मुंह पर पंच मारा था। रणविजय सिंह राणा ने कहा, यकीन नहीं आता मेरे बुलाने पर तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, क्या बात है? रघुवंशी फैमिली ने सबको प्यार करना सिखा दिया। पेंथर गुस्से में रणविजय सिंह राणा की तरफ बढ़ने लगा तो रणविजय सिंह राणा के बॉडीगार्ड ने पेंथर को पीछे से पकड़ लिया। पेंथर इस वक्त बहुत गुस्से में था और रणविजय सिंह को पेंथर को गुस्से में देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। रणविजय सिंह ने कहा, एक बात समझ नहीं आती, रघुवंशी फैमिली में जो भी आता है उसके अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ जाता है? पेंथर ने भी पॉइंट करके गुस्से में कहा, छोड़ूंगा नहीं रणविजय सिंह राणा, अगर मेरी पूर्वी के साथ कुछ भी हुआ तो इस राजपूत हवेली में आग लगा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कहाँ है मेरी पूर्वी? रणविजय सिंह राणा ने कहा, तुम्हारे पूर्वी से तुम्हें मिलवा देंगे, सही सलामत तुम्हारे साथ भेज देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा ने पेंथर को वह काम बताया जो वह पेंथर से करवाना चाहते थे। पेंथर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, रणविजय सिंह राणा कहते हैं जब मौत आती है तो छोटा बड़ा नहीं देखती, तुम्हारी मौत भी तुम्हें देख रही है, बहुत जल्द मर जाओगी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा इतना घटिया काम करूंगा? इस पर रणविजय सिंह हंसता हुआ बोला, मत करो तो अपनी पूर्वी को जिंदा लाश देख लो। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा ने एक लैपटॉप टेबल पर खोलते हुए एक वीडियो चला दी। उसमें पूर्वी एक कोने में चुपचाप डरी सहमी बैठी थी और 4-5 आदमी उसके आसपास खड़े थे जो पूर्वी को नोच खाने वाली नजरों से देख रहे थे। उस वीडियो को देखकर पेंथर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। पेंथर ने फिर गुस्से में कहा, तुम्हारे जितना घटिया इंसान मैंने नहीं देखा, कितना गिरोगे तुम? अगर मर्द हो तो मर्द की तरह लड़ो, ऐसे औरतों की आर्मी किन लड़ते हैं? रणविजय सिंह को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, इनफैक्ट वह तो पेंथर के गुस्से को एंजॉय कर रहा था। रणविजय सिंह ने भी प्यार से कहा, तुम मुझे कुछ भी बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो ये जो भेड़िए देख रहे हो ना, ये इस मासूम से बकरी को नोच खाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहो तो मैं तुम्हें यह नजारा लाइव दिखा सकता हूँ। तभी रणविजय सिंह ने फोन लिया और किसी को कॉल करके कहा, जरा एक नजारा पेंथर को दिखा दो। पेंथर की आंखें अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी और तभी उसने देखा कि एक आदमी पूर्वी का दुपट्टा खींच रहा है और पूर्वी जोर जोर से चिल्ला रही है और अपना दुपट्टा दूसरी ओर से पकड़कर खींच रही है। और तभी उस आदमी ने झटके से वह दुपट्टा पूर्वी के सीने से अलग कर दिया। पूर्वी खुद को छुपाने लगी और रोने लगी। पेंथर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बस करो रणविजय सिंह, पापों का घड़ा जरूर भरता है, तुम्हारा भी भर जाएगा। पूर्वी को इन सब में मत घसीटो, पूर्वी की तुम्हारे साथ कोई पसंद दुश्मनी नहीं है। इस पर रणविजय सिंह राणा हंसते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे शिवाय से तो है, तुम्हारे दिव्यांश से तो है, तुम्हारे वो सो-कॉल्ड चाचू हर्षवर्धन से तो है, और उसके चलते मुझे किसी को भी किडनैप करना पड़े और किसी के साथ कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अब तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, या तो पूर्वी को बर्बाद होते हुए देख लो या फिर मेरा काम कर दो। पेंथर झटके से घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। पेंथर की आंखें लाल हो गई थी। रणविजय सिंह ने पेंथर के लिए ऑप्शन नहीं छोड़ा था। अगर पेंथर ने रणविजय सिंह की बात नहीं मानी तो वह हमेशा के लिए पूर्वी को खो देगा और पूर्वी हमेशा के लिए खुद को खो देगी। पेंथर के पास ऑप्शन नहीं था। उसने एक बार फिर रणविजय सिंह राणा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मत करो ये सब, पूर्वी का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, उस लड़की को छोड़ दो।
रणविजय सिंह ने कहा, मैंने कहा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा, और अगर तुमने 2 घंटे में मेरा तो आकर अपनी पूर्वी की लाश को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने सारे आदमियों को झेलने के बाद तुम्हारी पूर्वी जिंदा बचेगी। ये सुनते ही पैंथर की आंखों से आंसू बहने लगे। ना चाहते हुए भी पैंथर ने रणविजय सिंह की बात को मान लिया। रणविजय सिंह मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अब अपना टाइम खराब मत करो, जाओ यहाँ से और जिस काम के लिए कहा है वो काम कर दो। 2 घंटे बाद आकर अपने पूर्वी को ले जाना। पैंथर खड़ा हुआ, लेकिन इस वक्त उसके अंदर जान नहीं थी। रणविजय सिंह राणा एक के बाद एक वार रघुवंशी फैमिली पर कर रहा था। पैंथर जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक आया। उसने गुस्से में अपना हाथ बोनट पर मारना शुरू कर दिया और खुद में ही चिल्लाता हुआ बोला, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं कल पूर्वी को वहाँ अकेला छोड़कर आ गया। एक बार नहीं सोचा कि रणविजय सिंह राणा इतना घटिया है कि उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। सब मेरी गलती। पैंथर की आंखों में आंसू गिरे जा रहे थे। उसका सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके कानों में दिव्यांश की आवाज गूंज रही थी, प्यार कभी कभी वह काम करवाता है जो हम करना नहीं चाहते। पैंथर गाड़ी में बैठा और उसने चेंज किया। दूसरी तरफ डैनी ने राजावत हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा रखी थी, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। डैनी ने एक पल के लिए भी हीर और दृष्टि को अकेला नहीं छोड़ा था। वो जानता था अगर उसने दृष्टि और हीर को अकेला छोड़ दिया तो कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए वो पूरा दिन उनके आसपास ही रहा। वही अब तक रूही को होश नहीं आया और न ही आर्या को। शौर्य भी सांझ को देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। शौर्य को तो सांझ से प्यार भी नहीं था, फिर भी वह सांझ की हालत देख नहीं पा रहा था। और तभी धीरे धीरे सांझ की आंख खुली। शौर्य ने जैसे ही सांझ को देखा कि वह होश में आने वाली है, जल्दी से डॉक्टर को आवाज लगाने लगा और कुछ ही देर में डॉक्टर सांझ के कमरे में आ गया। डॉक्टर ने सांझ का चेकअप किया तो सांझ ठीक थी। सांझ उठकर बैठना चाहती थी तो शौर्य ने उसकी हेल्प कर दी और वह तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। सांझ ने शौर्य को देखकर कहा, मिस्टर शौर्य राजपूत, आप यहाँ। सांझ के मुंह से अपना नाम सुनकर शौर्य की तो आंखें फैल गई। शौर्य को यकीन नहीं था कि सांझ को उसका पूरा नाम पता होगा, और जिस तरीके से वह शौर्य का नाम ले रही थी, शौर्य बहुत ज्यादा हैरान था। शौर्य सांझ को एकटक हैरानी से देख रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शौर्य ने हैरानी से डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने कहा, शायद सांझ पूरी तरीके से ठीक हो गई है। सांझ ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ था मुझे और मैं ये कैसे आई? क्या सांझ सच में ठीक हो गई है? रणविजय सिंह ने कौन सा काम पैंथर को करने के लिए दिया है? क्या दिव्यांश अकेला ही रघुवंशी इंडस्ट्रीज को संभाल पाएगा?